बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, पाकिस्तान में हमेशा मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आम आवाम की जो बुनियादी अशिया हैं, जो अशिया खुर्दोनोश हैं, उनके ऊपर भी एक ऐसा पहरा बना हुआ है कि वो भी उनकी दस्तरस में नहीं रही। कहीं पाकिस्तान में कोई नई पॉलिसी लॉन्च की जाती है, कहीं उनके अंदर रद्दोबदल की जाती है और फिर सिस्टम्स पाकिस्तान के टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो जो अमेंडमेंट्स रातों रात की जाए उनके ऊपर वो पूरा उतर पाएँ। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स का कारपोरेशंस का सर्वर डाउन हो चुका है और अब जो मुअत्तल हो चुका है तमाम शहरियों को वो राब्ता और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर वो तमाम डाटा जो है वो उस तरीके से ऑपरेट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान ने स्टोर्स बंद कर दिए हैं। कितारें लंबी लग चुकी हैं शहरियों की और उन तक आम अशिया खुर्दोनोश की वो फराहमी मुअत्तर हो चुकी है। ये तमाम तर अपडेट्स हैं जिसके ऊपर ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आई है और ये पाकिस्तान के आम शहरियों को आटे के लिए, चीनी के लिए और इन चीज़ों के लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा सिस्टम है यूटिलिटी स्टोर्स का, मगर वो भी जो है वो इसी वजह से मुतासर हो रहा है कि इसको जब अपग्रेड किया जाता है तो टेक्निकली जो सर्वर होते हैं या जो पीछे चीज़ें होती हैं वो उस तरीके से ऑपरेट नहीं हो पा रही होती, या जो इनको ऑपरेट करने वाले होते हैं वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते, जिसकी वजह से तमाम मसले बन जाते हैं। नाज़रीन, यूटिलिटी हकाम के मुताबिक सब्सिडी को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बायस सिस्टम डाउन हुआ है और सर्वर डाउन होने के बायस स्टोर्स पर बड़ा रश जो है वो हो चुका है और एंट्री आम आवाम की वो बंद हो चुकी है। हकाम ने कहा है कि सिस्टम डाउन होने के बायस अशिया की फराहमी मुमकिन नहीं, जिसकी वजह से शहरियों की स्टोर्स की बाहर कतारें लग चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि आज से मुल्क के भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरियों के लिए आटे का थैला 10 किलो का थैला जो था वो 684 रुपये, जबकि सस्ता आटा 400 रुपये सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कार्ड रखने वालों को फराहम किया जाएगा। लेकिन यह भी तब फराहम होगा जब इस सिस्टम जो है, जो टेक्निकली इस वक्त सर्वर डाउन हो चुका है, वो तमाम तर चीज़ें ऑपरेशनल होंगी तो आम आवाम को ये तमाम चीज़ें मिल सकेंगी। इस मौजू पर बात करने के लिए सदर मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज़ आरिफ गुज्जर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाफिज साहब, ये क्या मसला है, आम आवाम ही को धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? आपकी एक पूरी एसोसिएशन है, इसके ऊपर आप पूरा सिस्टमाइज तरीके से पहले ही ये चीज़ें क्यों ऑपरेशनल नहीं करवा देते, या इन चीज़ों के ऊपर पहले ही उस तरीके से पहरा क्यों नहीं दिया जाता जो रातों रात रद्दोबदल होता है? जी, पहले नंबर तो ये है कि जो यूटिलिटी स्टोर था ये सिर्फ इमरान खान हुकूमत में 70 अरब रुपया डुबो गया। 70 अरब रुपया सब्सिडी के नाम पे आवाम को लूटा गया। और ये बात थी कि आपको 1 किलो चीनी नहीं मिलती, आप ब्लैक में 100 बैग चीनी का लेना चाहते तो वो आपको मिल सकता था। और इसकी क्वालिटी जो थी सबसे हल्की थी। वही एक दफा एमडी ने कहा था कि ये जो जानवरों के खाने वाली दालें हैं ये इंसानों के खाने वाली दालें नहीं है, सिर्फ एक सफेद हाथी की तरह है यूटिलिटी स्टोर। एक तो ये खराबी की कि 70 अरब रुपया एक रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है, आवाम को रिलीफ देने के नाम पे ये खाई गई। इसके काफी सारे स्कैंडल भी बाहर आए। दूसरी ये चीज है कि जो आटे का मसला है उसमें देखो आज तक मीडिया इतना चीखो पुकार कर रहा है, आज तक सेक्रेटरी की कोई आवाज नहीं आई। डीजी जो है इनके शौजब सही साहब, उनकी कोई आज तक बयान नहीं आया है कि आटे की वजह से आवाम कितनी जलील हो रही है। ये 200 अरब रुपया था जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया था आवाम की सहूलत के लिए। लेकिन हाफिज साहब, ये तो हमेशा से ही होता आया है कि हुकाम बाला या हुकाम तक आम आवाम की दस्तरस तो नहीं होती, ना ही उनकी आवाज़ पहुंच पाती है। आप एक बड़ी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आपका यकीनी तौर पर एक असर और रसूख होगा, आप उसको इस्तेमाल करके तमाम चीज़ों के मसाइल जो हैं इनका हल क्यों नहीं पहले ही बता देते? बाद में रोना क्यों रोया जाता है इस चीज़ का? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। ये बात मैंने मिनिस्टर साहब के साथ मिलके की थी कि आवाम को उस वक्त 50 अरब रुपया दिया था एक यकमुश्त इन्होंने। तो मैंने स्पेशली असलम इकबाल साहब से कहा था कि असलम इकबाल साहब, आप जानते हैं इन चीजों को, तो आप कोशिश करें कि असेंबली में ये बिल पास करवाएं कि इसको जो प्राइवेट तौर पे है उन लोगों को दे दें। नहीं तो सबसे पहले एक मैं यूटिलिटी स्टोर अपने पेटे डालता हूँ जिसमें 1 रुपया भी मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में करूंगा, और जो इतनी इनकी सैलरी है वो भी इनकी सैलरियां प्लस इनको इंसेंटिव मिलेगा। आप कोशिश करने की कोशिश करें। तो एक अफसर ने कहा था, आज मैं ऑनलाइन ये बयान दे रहा हूँ
एक अफसर ने कहा था कि हाफिज साहब हमारे रिजल्ट पे दांत ना मारें, अच्छा। ये चीज थी, भाई को करना नहीं चाहता। तो यही यही सबसे बड़े बैरियर्स हैं इस सिस्टम को अपग्रेड करने में या इन चीज़ों को ठीक करने में। ये बैरियर्स हैं, ये जो रिश्वत सतानी है या इस तरह के जो मामलात हैं जो गिव एंड टेक होता है अंडर द टेबल, ये उसी वजह से तमाम बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं। जी बिल्कुल, हकीकत ऐसा है कि जब इसके एमजी इनका जो डायरेक्टर मैनेजर था, डायरेक्टर उनकी बड़ा मशहूर नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं नाम भी ले लेता। उनके ऊपर करोड़ों की करेक्शन थी यूटिलिटी स्टोर की, तो किसी की जरूरत नहीं हुई थी भाई उसको हटाने की। ये एक ही बंदा नहीं को खा रहा, ये नीचे से लेके ऊपर तक सारे होते हैं, ये सेक्रेटरी को भी पता होता है, एमडी को भी पता होता है, तो क्या ये मिनिस्टर को या वजीर आला को नहीं पता? हकीकत में ऐसा ये सारी चीजें पता होता है। ये एक चेन है जिसको तोड़ना सबसे मुश्किल है। मुझे तो दुख होता है कि ये मीडिया इतना चीखो पुकार कर रहा है कि यार अवाम का पैसा अवाम के लिए कर रहा है, साहब हम अपनी जगह पर आवाज उठा रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हैं, मगर इन चीजों का हल तो ये नहीं है ना। आप प्रेसिडेंट हैं मर्चेंट एसोसिएशन के, आप कानूनी तौर पर भी चीज़ों को समझते होंगे। आपने एक एंटी करप्शन में इस चीज़ की एप्लीकेशन क्यों मूव नहीं की? आपने कानूनी तौर पर इसके तमाम जो पैरामीटर्स थे उसको लेकर क्यों कोई जवाब बनाकर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश नहीं की? कोई लीगल तौर पर आप दरख्वास्त करते, किसी के पास जाते, कोई अदालत का दरवाज़ा खटखटाते, कोई हड़ताल करते, कोई धरना देते। ये जब पानी पुलों से गुजर जाता है तो फिर ही क्यों आप आकर रोना शुरू कर देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं लाहौर की मरकजी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मेंबर हूँ प्राइस कंट्रोल कमेटी का। मैं एक आम सारिफ हूँ, मैं एक सुपर स्टोर का मालिक हूँ, हाफिज स्टोर का। तो मेरा ये काम नहीं था, मैंने हाईलाइट बात की थी आप एक आम दो चार प्रोग्रामों में। सर आप कुछ भी ना हो, आप इतनी बड़ी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ना भी हो, आप आम शहरी तो हैं, पाकिस्तान के आम शहरी तो हैं। अदालत में गया था, असेंबली में भी उस पर बहुत डिबेट हुई थी, सबसे ज्यादा डिबेट की थी अकरम चौधरी साहब ने जो मशीर थे वजीर आला के। जी बिल्कुल, उन्होंने बड़ी तकोदो की थी कि कम से कम इस बंदे को तो पकड़ा जाए। तो भाई किसी की जरूरत ही नहीं हुई क्योंकि उसकी पोस्टिंग सियासी तौर पे हुई थी। तो ये सियासी मुदाखलत ही तमाम मसाइल का गढ़ है। आटे की बात करें ना, आटे की बात करें, आप जोर लगा लें पूरा मीडिया कि आपके प्रोग्राम में कोई सियासी बंदा इस चीज का जवाब देने से कासर है ना। हाफिज साहब मसला ये है कि जब उनसे पूछा जाता है, इन चीजों का हल पूछा जाता है। बड़ी करप्शन क्या करना चाहते हैं? कोई मेला अंदर नहीं आएगा। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो करेंगे कि कोटा बढ़ाओ, कोटा बढ़ाओ। तो भाई जब करोड़ों में करप्शन है ना, करोड़ों में करप्शन, तो इसका कोई मैंने हाफिज साहब से गुज़िश्ता प्रोग्राम जो किया था वो मैंने आटे के ऊपर ही किया था, आटे के बहरान के ऊपर किया था। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ थे। उन्होंने कहा था कि जो इंपोर्ट रुकी है गंदम की, इसकी वजह से मसला बना है क्योंकि एलसीज ओपन नहीं हो पा रही स्टेट बैंक की जानिब से। ये बात तो बजा है, तमाम मुल्क इस चीज़ से वाकिफ़ है, आम शहरी भी वाकिफ़ हैं। तो ये एक मसला तो है, लेकिन ये जो मसला है कि अगर आपने भी बात का आगाज़ किया है तो आपने भी बात सियासी लोगों के ऊपर डाल दी है कि 70 अरब रुपए की करप्शन हो गई या 70 अरब रुपए को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। भाई आपके पास भी तो कोई तजावीज़ होंगी, आपके पास भी तो कोई सिफारिशात होंगी, आपने कोई सिफारिशात या तजावीज़ हुकूमत तक पहुंचाई है? जी बिल्कुल पहुंचाई। जब साले सही साहब डीसी थी और बुजदार साहब मिनिस्टर थे, लाइव मुझे लिया गया था असेंबली के फोरम पे इन मसाइल के लिए। सिर्फ अकरम चौधरी साहब ये चाहते थे कि इसका कोई ना कोई हल निकले, तो उसके बाद भी हल कुछ नहीं निकला। अच्छी तरह सुना गया, अप्रिशिएट किया गया कि यार हाँ यही मसाइल का हल है। हालांकि एक महीना पहले मैं हसनैन दरेशिक साहब जो बेहतरीन एक मिनिस्टर हैं, वजीर खुराक हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार मैं तनख्वाह नहीं लेता, मैं गाड़ी नहीं लेता, तो मेरे भाई मुझे ये बताएं कि इसका हल क्या है। तो जब मैंने बताया था, मैं था मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी थे, तो जब हल बताया था कि सर ये ऐसे हो सकता है, तो उसके बाद आज तक खामोशी है। उनको इस्तीफा देना पड़ा था। आपके लिए ये भी इत्तला कर दो कि उनको मुस्तीफा होना पड़ा था। अच्छा, इतना आपने खतरनाक हल बता दिया था, वो हल हमारे भी गोश गुजार करें ना। उसका सबसे बड़ा हाल तो ये आटे के मतलब मैं बात कर रहा हूँ, जो यूटिलिटी स्टोर वाला ना, यूटिलिटी स्टोर वाली बात है, वो मैंने जब सूबाई हुकूमत को कहा था तो सूबाई हुकूमत ने कहा कि यार ये मसला फेडरल का है। अच्छा, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत है वो कौन से मसले हल हो चुके हुए हैं, वो तो मसला हल नहीं हुआ है। जब ये मसले की बारी आई कि मैंने कहा अवाम का बेतहाशा पैसा जा रहा है, इसको रोके,
तो उन्होंने कहा यार ये मसला फेडरल का है, ये फेडरल हल करेगा। उसमें पिछले टनोर में जब इसाक डार साहब थे ना, उन्होंने इसको हल करने की कोशिश की थी। हाँ, और बदकिस्मती से उनकी हुकूमत खत्म होगी और इसके मसले का भी हल कुछ नहीं निकला। और जो आटे का मसला था, मैंने यही तजवीज दी थी कि जितनी आप गंदम देते हैं, अगर वो पिस के मार्केट में आ जाती है तो शॉर्टफॉल एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। भाई आटा आप स्टॉक नहीं कर सकते, खराब हो जाते एक हफ्ते के बाद। जो आजकल उसकी क्वालिटी है वो तो 5-6 दिन बाद खराब हो जाता है। जब पिसके नहीं आना आटा, मिल से ही नहीं आना, गंदम ही नहीं आनी पिसके, तो फिर आटे का कोई हल नहीं। जब नादर चट्टा और सानिया सही साहिबा थी, हसनैन दरिशक साहब थे सीएम हाउस में, उस वक्त मैंने बताया था कि 50% आटा पिसके आ रहा है। तो फिर भी उस वक्त भी मिनिस्टर थे, नादर चट्टा साहब थे, क्या हल किया? कोई हल नहीं किया। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे हिसाब से ये 60% आता है। तो मैंने कहा सर ये फिर भी शर्मिंदगी वाली बात है, कोई फख्र वाली बात नहीं है। देखिए हाफिज साहब, वो तो यकीनी तौर पर पंजाब में एक सियासी बहरान और गिव एंड टेक, पंजाब में सियासी बहरान, गिव एंड टेक, इसके बहुत से मसाइल, उसके अलावा विफाक और पंजाब के दरमियानी रस्साकशी, खींचा तानी, उसमें आम आवाम के मसाइल तो बहुत दूर चले जाते हैं ना। लेकिन आप क्योंकि एक आवाज़ रखते हैं, आपके पास एक पूरी लॉबी है, आप उस आवाज़ को उस तरीके से, अगर आपकी कॉरपोरेशन है, एसोसिएशन है, तो ये जो यूटिलिटी स्टोर्स की कॉरपोरेशन है, आपने इनके साथ कोई गिव एंड टेक किया? आपको कुछ मालूमात हैं कि ये जो सर्वर डाउन है या ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही या लोगों की एंट्रेंस नहीं हो पा रही, ये कब तक मसाइल दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? नहीं, इसके मुतालिक बिल्कुल नहीं मुझे पता ना। यूटिलिटी स्टोर के मुतालिक मुझे कोई पता नहीं है कि इनका सर्वर बैठा कैसे है। फिर मैंने मीडिया से खबर पड़ी थी कि सब्सिडी का मामला है ना, ऐसा सिस्टम बन गया हुआ है, और उसके बाद मेरी बात नहीं हुई इनसे। इस सब्सिडी के मामले को जैसे ही अपग्रेड करने की कोशिश हुई है, तो वो सर्वर जो है वो काम करना छोड़ गया है, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज भी तो पाकिस्तान में आम आवाम के ऊपर ही पड़ते हैं ना, ये हुक्मरान के ऊपर थोड़ी पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कहा ना कि अवाम के मसाइल की हल की तरफ कोई भी नहीं जा रहा, तो ये भी उसी का एक शाखसाना है ना कि अवाम की रिलीफ के लिए अगर कोई चीज आ भी रही है ना, एक तो यूटिलिटी स्टोर पे कतई कोई नहीं आ रही, जितना पैसा जा रहा है ना अवाम के नाम पे, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये 20-25% भी अवाम को मिलता होगा। नहीं तो मेरे साथ कभी प्रोग्राम करें यूटिलिटी स्टोर में और ओपन मार्केट में, आपको रेट का और क्वालिटी का फर्क आपको सामने नजर आएगा, फिर आप आवाम की बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, रेट की बात के ऊपर मैं आपके पास आता हूँ। आपने कहा कि आप प्राइस कंट्रोल कमेटी के भी मेंबर हैं, तो प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबरान भी क्या करते हैं जब यूटिलिटी स्टोर्स में भी सरकारी नरखों के ऊपर चीज़ें ना मिलें, और आपके करियाना स्टोर्स वाले तो यकीनी तौर पर वो सेल के मुताबिक ये जो रेट लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सेल नहीं करते, तो सर ये किससे पूछगछ होनी चाहिए इस चीज़ की? भाई पता क्या बात है, मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूँ, प्राइस कंट्रोल कमेटी का मैं मेंबर हूँ, ठीक है। ये 5 साल में या 4 साल में सिर्फ 2 मीटिंग्स हुई हैं। ये बराए नाम है, सिर्फ आप अपने उस पे कार्ड पे लिखने के लिए दिया जाता है आपको नाम कि आप प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर हैं। ये कभी मीटिंग नहीं होती है इसकी। इसमें हालांकि 6 MP होते हैं और इसका चेयरमैन DC होता है, जो मिनिस्टर होता है इंडस्ट्री वो इसका सरपरस्त वाला होता है। लेकिन 4 साल में सिर्फ 2 मीटिंग हुई है, वो भी इसलिए हुई कि हुकूमत चेंज हुई थी, दोबारा मेंबर सियासी तौर पे डाले गए थे। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है कि इन्होंने कोई प्राइस को कंट्रोल करना है, ना इनके पास कोई मैकेनिज्म है, ना कोई सिस्टम है, कोई एजेंडा नहीं, ना कभी कोई मीटिंग हुई है इसके कोई कोई एजेंडा इस बारे में नहीं है। ये बस ये बराए नाम ये कमेटीज बना दी जाती है, किस लिए हुई है, ये बराए नाम कमेटीज बना दी जाती है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। तो सर आप फिर उस सिस्टम का हिस्सा क्यों बनते हैं? आपने क्यों इस चीज़ के ऊपर अपना लेबल लगा रखा है? फिर हम तो पूछेंगे और आपसे ही पूछेंगे, आप इस चीज़ के लेबल में, आप उस सिस्टम के, बड़ा आसान है सिस्टम के ऊपर तमाम चीज़ों को डाल देना, आप फिर उस सिस्टम से बाहर निकलें, आप बोलें कि यार मैं इस चीज़ का भी हिस्सा नहीं बनता, आप वॉकआउट करें, आप उस चीज़ का बाइकआउट करें, या अपने तौर जितना एहतजाज हो सकता है वो करें, क्योंकि हम तो पूछेंगे, और जब पूछेंगे तो फिर आप सिस्टम के ऊपर डालेंगे तो फिर हमें वाकई तौर पर अफसोस होगा, फिर आम आवाम की दस्तरस से तो चीज़ें निकल चुकी ना। जी बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल हकीकत है, यही बात है कि जब मैंने एक DC साहब से बात की थी तो वो कह रहे थे कि हाँ साहब बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं जो नहीं की जा सकती, तो आप प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर है तो आप दें कि कैसे हम प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम है ही नहीं जो हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो प्राइस को कंट्रोल कर सके।
किसी चीज में भी ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां जो किस हिसाब से रेट बढ़ाती हैं। बिल्कुल ठीक। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाफिज आरिफ गुजर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सदर मर्चेंट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। इनका इस हवाले से कहना था कि ये सिस्टम टोटली तौर पर करप्ट हो चुका है। यहाँ पर अभी भी गिव एंड टेक के मामलात हैं, आम आवाम की तरफ कोई फोकस नहीं, कहीं पॉलिटिकल तौर पर इसको डिरेल किया जाता है, कहीं विफाक और पंजाब की रस्साकशी हो जाती है, खींचातानी हो जाती है। यानी ये तमाम तर मजबूरियाँ जो हैं, ये तमाम तर कंपल्शन जो हैं, ये आम आवाम के ऊपर थोप दी जाती हैं। लेकिन हम फिर भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं जाने देंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो मसला बना है ये भी जल्द अज जल्द जो है ये हल हो जाएगा और आम आवाम तक चीज़ें पहुंच चुकी होंगी। नाजरीन मेरे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान में अब चिकन भी तकरीबन 1000 रुपये किलो तक पहुंचने की शुनीद सुना दी गई है और इसके अलावा जो दूध है वो भी तकरीबन 400 से 500 रुपये किलो तक पहुंचने का खदशा है। उसकी वजह यह है कि सोयाबीन जो इन लाइफ स्टॉक के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है, पोल्ट्री फार्म्स के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है, जो ब्रायलर मुर्गी होती है उसकी फीड के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और जो लाइफ स्टॉक में जो गाय भैंसों के फार्म्स होते हैं वहाँ पर भी इसी के साथ इनकी फीड को मुकम्मल किया जाता है, जिससे दूध की फराहमी आम आवाम तक पहुँच पाती है और जो चिकन है वो भी पहुँच पाता है। लेकिन सोयाबीन से भरे हुए जहाज़ तकरीबन 2 महीनों से कराची पोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिसके ऊपर बहुत सी मीटिंग्स भी हुई हैं, इजलास भी हुए हैं। तारिक बशीर चीमा साहब के साथ एक इस मौका के ऊपर आपने एक वीडियो भी देखी होगी, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में भी थे और मीटिंग में को लड़ते झगड़ते भी नज़र आए और काफ़ी ज़्यादा बोलते नज़र भी आए। तो उसके ऊपर क्योंकि पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के हवाले से या लाइफ स्टॉक के हवाले से लोग उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और अपनी जो तजावीज़ हैं या अपनी सिफारिशात या अपनी जो अपील है वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन अभी तक कस्टम हुकाम ने उनको क्लियर नहीं किया। जो जहाज़ फंसे हुए हैं कराची पोर्ट्स के ऊपर, अगर वो वहाँ पर फंसे रहेंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में जो खपत है चिकन की वो कभी पूरी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि जो फीड में बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं वो तकरीबन बंद हो चुकी हैं। सोयाबीन की शदीद किल्लत के बायस लाहौर की बड़ी फैक्ट्री जो फीड तैयार करती थी वो बंद हो गई है और कंटेनर जो है वो फंसे हुए होने की वजह से मज़ीद इस हवाले से जो भी फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं वो भी बंद होने का खदशा है। अदम दस्तियाबी के बायस जो फीड की अदम दस्तियाबी के बायस राइवन रोड लाहौर पर वाक़ बड़ी फीड फैक्ट्री बंद हो चुकी है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक में भी अगर वो आम जो भैंसें हैं उनको भी वो फीड फराहम नहीं की जा सकेगी तो उनकी जो फराहमी है दूध की वो भी मुतासर होने का खदशा है। क्योंकि इस हवाले से बहुत सी पहले भी बातें हो चुकी हैं, मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली तौर पर कदम नहीं उठाया गया और बड़ी हैरानकुन बात है। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डॉक्टर आसिम खान साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर आप क्या समझते हैं ये तमाम मसाइल के ऊपर, क्योंकि ये कुछ पहले भी इसके ऊपर डिस्कस हो चुका है, मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, पूरी कैंपेन्स जो हैं वो टीवी के ऊपर लॉन्च की जा चुकी हैं, एहतजाज भी हो चुके हैं, कैबिनेट तक भी बात पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक इसका हल क्यों नहीं तलाश किया जा रहा? आपके तमाम तर सिनेरियो आपके सामने, आप क्या समझते हैं मसाइल का हल क्या है? जी बहुत शुक्रिया हमजा साहब कि आपने मुझे आपके प्रोग्राम में लिया। मुझे मैं समझता हूँ कि जो आपने बात शुरू में रखी है, सारी बयानियां रखा है जो है, इसमें सोयाबीन है या कॉर्न है या इससे मिलती दूसरी क्रॉप्स हैं। एक तो ये कि इसको मुल्क को इसमें सस्टेनेबल होना चाहिए, हमारा एग्रीकल्चर इसमें साथ नहीं देता। और ये आज की बात नहीं कि ये पॉलिसी की बात है, इन्होंने इस पे काम नहीं किया। अभी जो करंट सिनेरियो है जिसकी आपने बात की है, जिसके ऊपर चीमा साहब ने, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपनी बहुत सी चीजें, बहुत डिस्कशंस की। उनका बॉडी जस्ट भी, लैंग्वेज भी थोड़ा सा हार्श रहा है सारे सिनेरियो में। असल में मामला इस वक्त ये है कि वो तो कस्टोडियन है मुल्क के फूड प्रोड्यूस करने के, क्योंकि एग्रीकल्चर जो बेस है वो फूड प्रोड्यूस करने की है और वो कस्टोडियन है। अगर कस्टोडियन ही नाराज होगा और वो ये नहीं करने देगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? ये जितने भी इदारे, लाइफ स्टॉक है या एग्रीकल्चर है या हमारी पोल्ट्री जो है, ये क्योंकि लाइफ स्टॉक का पार्ट है, ये सारा फूड के डिपार्टमेंट है, जो फूड प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है ह्यूमन के लिए। अब इशू ये है कि ये जो हमारे पास सोयाबीन आ रहा है,
ये सोयाबीन तो 2013-14 से आ रहा है। क्या उस वक्त इनको नहीं पता चले डिपार्टमेंट्स को कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड है? जेनेटिकली मॉडिफाइड और सिंड्रोम का खदशा है जिसकी वजह से इसको ब्लॉक किया गया है, यही बात सामने आ रही है। ये जीएमओ का जो आप इन्होंने इशू चलाया है, तो ये जो 2013 से आ रही है, तो ये जीएमओ ही आ रही है हमारे पास। और इसमें अभी तक कोई ऐसा ये बताएं कोई ऐसा पेपर जो है इंटरनेशनल पब्लिश हुआ हो कि जब आप मुर्गियों को खिलाएंगे तो उससे कैंसर पैदा हो जाएगा इंसानों के अंदर? क्या इनके पास कोई ऐसी रिसर्च है क्या, या कोई ऐसा इन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन इनके पास है? ये सब हवा में बातें कर रहे हैं। तो फिर क्यों रोका गया है? क्या मसला क्या है? पॉपुलेशन देखें कि 70% कॉर्न मुर्गियों में यूज होता है, तो ऐसी कोई फीड बनती नहीं। डॉक्टर साहब बड़ा बुनियादी सवाल, डॉक्टर साहब बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि फिर इसको क्यों रोका जा रहा है? अगर इस मर्तबा इसके ऊपर जीएमओ का मसला बनता है कि ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस नहीं किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया है, चले ये भी बात मान लेते हैं, तो इससे पहले जो मसाइल थे वो तो वैसे ही के वैसे ही थे। और दूसरी बात यह है कि आपसे भी गुजारिश ये है कि क्या सिर्फ सोयाबीन की फीड ही हम फराहम कर सकते हैं, इसके अलावा जो दीगर जो सोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते पोल्ट्री फार्म्स के लिए या डेयरी फार्म्स के लिए? देखिए जी, मामला यह है कि जब फीड बनाते हैं तो फीड की कंपोजिशन है और कंपोजिशन की एक परसेंटेज है। जैसे हम 30 से 40% इसमें कॉर्न यूज होता है, अगर कॉर्न कम हो जाएगा तो 40% के लिए कोई और हमारे पास ऐसी क्रॉप नहीं है कि जिसके अंदर उस तरह के इंग्रेडिएंट्स हों जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी तरह जो सोयाबीन है, यह जो प्रोटीन की फीड में एफिशिएंसी उसको इंक्रीज करने के लिए ऐड की जाती है, और ऑयल इसमें से जो है वो फैट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों चीजें हैं जो फीड को एफिशिएंट करती हैं, बर्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो बर्ड की कॉस्ट है और उसकी जो एज है वो कम से कम 12 दिन बढ़ जाएगी। जब एज बढ़ेगी तो उससे बीमारी भी बढ़ेगी उतने दिनों में, और फार्मर का लॉस भी उससे इतना ज्यादा होगा। अब फीड का रेट इसलिए बढ़ने जा रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई क्रॉप भी नहीं है कि जिसकी वजह से हम इस कंपोजिशन को तैयार कर सके फौरी तौर पे। सर मछली से भी हासिल होती है फीड, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसमें भी ऐसा है कि इसके लिए फीड के लिए कैनोला चाहिए, कैनोला के ट्रक वहीं पे फंसे हुए हैं जो शिप हैं। अच्छा, वो भी फंसे हुए हैं। इसी तरह जो बंडा बनता है सारा, उसके अंदर भी इसका लाजमी पार्ट है जो हम लाइवस्टॉक के लिए बनाते हैं, तो उसका भी लाजमी पार्ट है ये। देखिए जितनी भी हमारी उसके लिए फैट है वो उसी में से निकलती है। नहीं सर, उसमें से अगर ऑयल रिफाइन कर लिया जाता है तो ये क्या एक्सट्रैक्ट जो है वो इस्तेमाल होता है फीड में? ये इसका एक्सट्रैक्ट जो है जब इसको क्रश किया जाता है तो जो सोयाबीन मील है वो पोल्ट्री में और डेयरी में दोनों में इस्तेमाल होता है। तो जो उसका ऑयल है वो आपको होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो देखिए ना, आपने सारा कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये मसला तो बन गया, शिप्स के ऊपर जो है वो सोयाबीन लदा वहां पर पड़ा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, तो क्या सोल्यूशन क्या है? क्या वाकई चिकन नापैद हो जाएगा पाकिस्तान से या 1000 रुपए किलो तक पहुंच जाएगा? कोई सोल्यूशन तो निकलेगा ना, कोई सोल्यूशन तो आपने निकालना है। फौरी शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन तो नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा। कोई 4-6 महीने के बाद कोई सेकंड क्रॉप, कोई कहीं और सोर्स ढूंढे जाएंगे जहां से मंगवाया जाएगा। लेकिन जो फौरी है, फौरी तो बंद हो रहा है। जैसे बड़ी आपने कहा एक बड़ी फीड मिल एक बंद नहीं हुई, तकरीबन 13 फीड मिल है जो बंद हो चुकी हैं, और इतनी ही अभी लाइन में है। जो जब उनके पास क्रॉप नहीं होगी, डेफिनेटली वो रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो बनेगी तो फार्मर के पास कैसे जाएगी? जब फार्मर के पास नहीं जाएगी तो बर्ड कैसे? तो पाकिस्तान में क्या बैरियर है सर? ये खुद से प्रोड्यूस क्यों नहीं किया जाता ये सोयाबीन? और पाकिस्तान की जमीन बड़ी जरखेज है, एग्रीकल्चरल लैंड है हमारा, लेकिन फिर भी इसमें क्या कबाते हैं? हमजा साहब, मैंने तो शुरू में कहा हमारी पाकिस्तान में कभी भी कोई पॉलिसी जो सस्टेनेबल नहीं रही इस मुल्क के अंदर। बदकिस्मती से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो उसने कभी कोई चीज प्रोड्यूस नहीं की उस तरह से कि जो मुल्क की रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। सर ये तो किसानों को, फार्मर्स को एजुकेट करने की बात है, अवेयर करने की बात है, क्योंकि इसकी तो बड़ी खपत है इस चीज की। अगर आप इंपोर्ट करते हैं, अगर पाकिस्तान में दस्तयाब हो जाएगी तो किसानों का भी फायदा है और पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है, उन चीजों के साथ पाकिस्तान ज़र मुबादला भी कमा सकता है। सर वो तो बड़ी बात है कि हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाए, पहले तो हमें अपने घर को पूरा करना है। तो अभी तक हमारे पास एग्रीकल्चर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक्सपोर्ट करते हो। अब ये भी तो देखे ना जी। और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर है, और फेडरल में भी और प्रोविंस के अंदर भी, लेकिन हम हर साल एग्रीकल्चर कम होता जा रहा है, हमारी जो लिविंग इंडस्ट्री है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब
किस बात का इंतजार है आपको कि ये जो फीड फंसी है इसी को रिलीज किया जाए, या कोई नए इस हवाले से भी एग्रीमेंट भी हो रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ, या इंपोर्ट की जा रही है जो ऑर्गेनिक है? और ये तो इसके ऊपर तो मसला बन जाता है कि जीएमओ या मॉडिफाइड है जेनेटिकली, तो कोई ऑर्गेनिकली भी कोई मामला चल रहे हैं, कोई आ रहे हैं शिप्स, कोई बातचीत हुई है? ये कहते हैं कि हम आपको अल्टरनेटिव के तौर पर वो देंगे, हुकूमत ऐसा कहती है? देखिए जी, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक वो भी नहीं होती, वो उसके अंदर भी आप सारी जो स्प्रे यूज होते हैं, सारी आपकी खादें यूज होती हैं। ऑर्गेनिक तो वो उसको हम कहते हैं जिसके अंदर कोई खाद यूज ना हो, जिसके अंदर कोई स्प्रे यूज ना हो। तो एक तो ये मिस यूज होते हैं वर्ड दूसरे। दूसरा इसमें ऑस्ट्रेलिया से कुछ है और कुछ और सोर्स अब ये देख रहे हैं कि तो जहाँ से ये मंगवाएंगे फ्यूचर में वो तो आ जाएगा, लेकिन फौरी तौर पे इसका हल नहीं है हमारे पास कोई भी, इसलिए कि फार्मर मुर्गी नहीं डाल रहे। इसका मतलब तो ये है ना कि सर, ये जिस तरह अल्फाज को घुमाया फिराया जा रहा है जीएमओ ऑर्गेनिकली, तो ये तो मसला पीछे कुछ और है ना, कुछ गिव एंड टेक की बात तो नहीं, कोई लेने देने की बात। ये गिव एंड टेक की बात है, ये वेस्टर्न इंटरेस्ट असल में सारा इसके अंदर। मैंने बताया ना कोई 2014 से आ रही है। बिल्कुल ठीक सर, डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने वही बात कर दी कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल के पीछे जो असल मसला है वो वही है। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, आसिम खान साहब की बड़ी मुस्तनद थी इस हवाले से भी कि तमाम तर मसाइल ये 2013 से यही फीड, यही सोयाबीन इंपोर्ट की जा रही थी, इसी की फीड तैयार की जा रही थी। अब ये जीएमओ और ऑर्गेनिकली के अल्फाज को इस तरह के मिलाकर इन चीज़ों को जो है वो डिस्टर्ब किया गया है। डिस्टर्ब होने के बाद पाकिस्तान के ऊपर वही मसला है, कोई गिव एंड टेक, कस्टम हुकाम कुछ मिनिस्टर्स के पास को जो ले दे की बात होती है वही इसका सोल्यूशन है। वरना आप कुछ ही देर में देखेंगे, कुछ ही एक महीने में देखेंगे कि ये चीज़ें आम आवाम की ये भी दस्तरस से बाहर निकल जाएंगी। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा, वक्त हुआ है ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक तरफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाला, जबकि दूसरी जानिब उन्हीं के ज़ेर ताबे स्टेट बैंक और दूसरी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो पाकिस्तान के इशारियों को इंतहाई मनफी बताती हैं। स्टेट बैंक की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि ज़र मुबादला ज़खायर कमर्शल बैंकों से भी कम रह चुके हैं पाकिस्तान के स्टेट बैंक में, और इसकी जो अदादो शुमार जारी किए हैं उन्होंने कहा है कि 23 दिसंबर को ख़त्म हुए हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर 29.29 करोड़ डॉलर कम हुए हैं। यह भी कहना है स्टेट बैंक का कि मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 23 दिसंबर तक 11.71 अरब डॉलर रहे हैं, जबकि इससे मज़ीद जो नुकसान और मज़ीद कमी का खदशा भी है। अब बात यह है कि हम किसकी बात को ज़्यादा मजबूत समझें। स्टेट बैंक अपनी जानिब से ये स्टेटमेंट देता है, और जबकि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़जाना है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सब अच्छा की रिपोर्ट है। इस मौजू पर बात करने के लिए तासीर मुस्तफ़ा साहब तज्ज़ियाकार हैं और इकॉनमी पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तासीर मुस्तफ़ा साहब, क्या समझते हैं आप? एक तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, पाकिस्तानी अवाम किसकी बात को ज़्यादा मजबूत समझे, स्टेट बैंक जो स्टेटमेंट जारी कर रहा है या फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर जारी करते हैं? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी वाक़या हो रही है, इनमें कुछ बेहतरी की उम्मीद आप देखते हैं? जी जी, ओवर टू यू सर। तासीर मुस्तफ़ा साहब। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहद शुक्रिया। बात यह है कि हमारा ये कौमी अलमिया रहा है पहले दिन से कि हमारे जो मुतल्लिका अदारे हैं उनका मौक़िफ़ या उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, और हमारे जो वज़रा हैं उनका मौक़िफ़ अमूमी तौर पर ज़रा मुख्तलिफ होता है। वो सियासी होता है, ये टेक्निकल और दुरुस्त होता है। जो सियासी है, चूँकि ज़ाहिर है सियासी लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ने होते हैं, वोट भी देने होते हैं, तो वो करते फिर ये हैं कि वो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, या अगर कोई खराबी है तो उसको कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरह अच्छाई में बदल दें, जो मुमकिन नहीं होती। इसके मुकाबले में स्टेट बैंक ज़ाहिर एक टेक्निकल अदारा है जिसका यही काम है। तो सच्ची बात तो टेक्निकली
और प्रिंसिपली डेफिनेटली वो तो मानी जाएगी डेफिनेटली स्टेट बैंक। आपकी बात बिल्कुल बजा है। अच्छा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल ये बनता है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंकों के पास स्टेट बैंक से भी ज़्यादा जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी अवाम तकरीबन ये समझ चुकी है कि हालात ख़राब हैं, डॉलर जितने हो सकते हैं वो रिज़र्व कर ले अपने पास, क्योंकि ये भी रिपोर्ट आई थी तकरीबन 10 अरब डॉलर, जो एक्सचेंजेस की रिपोर्ट थी, एक्सचेंज रिपोर्ट ने ये बताया कि 10 अरब डॉलर पाकिस्तानी पब्लिक ने स्टॉक किए हैं और स्टेट बैंक के पास भी इतने ज़खायर मौजूद नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान ऑफिशियली इस तरह की स्टेटमेंट हम तो नहीं मीडिया पर बैठकर दे सकते कि डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन हालात तो ये बता रहे हैं। हालात तो बिल्कुल यही हैं और हमारी सियासी हुकूमतों की मजबूरी ये है कि वो कोशिश करते हैं कि इन अदारों को भी फीड करें कि वो हमारी मर्जी के आदाद शुमार दे दें, जो बहरहाल मुमकिन नहीं होता। वो बेचारे स्टेट बैंक वाले कोशिश करके सही दे देते हैं, लेकिन ये इसको कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अपोजिशन बढ़ चढ़ के तनकीद करती है, लिहाजा कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। सर कहीं इस तरह की स्टेटमेंट इसलिए जो जारी नहीं की जाती हैं कि ताकि IMF को कुछ अपनी तरफ को टिल्ट रखवाया जाए कि हम वी आर गोइंग टू डिफॉल्ट एंड हेल्प अस। असल में सियासी लोगों के नजदीक इसी तरह के मकासद होते हैं। IMF को सेट करना है, आवाम को मुतमईन करना है, जो अगर कोई जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो है उसमें जो गिरावट आ रही होती है किसी इस तरह की खबरों से, उसको रोकना है। इस वजह से वो इस तरह के बयान दे देंगे, नहीं कोई बात नहीं। सर व्हाट इज द सॉल्यूशन? वेरी लास्ट मिनट सर, वेरी सॉरी, मेरे पास बिल्कुल आखिरी मिनट है। तो कुछ और होते हैं बिल्कुल तो तसीर सर, मेरे पास बिल्कुल आखिरी मिनट है सर। गुजारिश ये है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? आप क्या समझते हैं कि इन बिटवीन क्या चलना चाहिए पाकिस्तान को, या ये इसकी प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से ये तमाम हालात खराब हो रहे हैं। क्या बता रहे हैं आप? क्या पूछें सर? व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? आप ये जो सिचुएशन है। हाँ देखें जी, इसका सॉल्यूशन जो है वो दो ही सूरतें हैं। या तो ये कि मईशत के मामलात की खबरें हुकूमत बंद कर दे, ना दे, आवाम तक ना पहुंचाए। अच्छा। और अपने तौर पर सेटल करने की कोशिश करे, वज़रा को भी मना करे और स्टेट बैंक को भी मना कर दे। लेकिन ये बात दुनिया में कोई कबूल नहीं करेगा। इसका हल सिर्फ एक ही होता है कि स्टेट बैंक और जो मुताल्लिक़ अदारे, जो भी अदारे, मतलब रेमिटेंस का जो अदारा है, वो अपनी सही फिगर दे। बिल्कुल ठीक। तसीर मुस्तफा साहब, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपके मुताबिक अब हुकूमत को या स्टेट बैंक को भी वही पॉलिसी अपनानी चाहिए कि अवाम को कुछ और बताया जाए, जो कि वैसे भी वो करते हैं, और एक्चुअल जो सिचुएशन है वो और रहे, ताकि पाकिस्तान में ये क्योस क्रिएट ना हो। अगर क्योस क्रिएट नहीं होगा तो कुछ हालात बेहतर होते हुए भी नजर आएंगे। नाज़रीन, आज 3 मसाइल हमने आपके सामने रखे और तीनों का मसला वही है, कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं बनाई जाती, कोई बड़े ब्रेन्स जो हैं उसके ऊपर काम नहीं करते, और तमाम तर कोशिशें अपनी कुर्सी बचाने के इस खातिर होती हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।